Very good afternoon. Very good afternoon everybody. हमने अपनी लास्ट क्लास में बेटा नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो बच्चे हायर स्टडीज़ में जाएंगे उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना। तो हमने अपनी पहली क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जिसमें पहला कॉन्सेप्ट था व्हाट इज इक्वेशन। तो आपने सब बच्चों ने लिखा था इक्वेशन क्या होता है, टू इक्वल साइड्स। अगर मेरी दो साइड्स इक्वल है तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन। साइड्स का मतलब क्या होता है जी, मैंने लिखा 3x = 4y। इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं बोलता हूँ राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन। इसके बाद हमने कहा था टाइप ऑफ इक्वेशंस। आप अपना रजिस्टर देखेंगे तो टाइप ऑफ इक्वेशन में आपने लिखा था हमारी इक्वेशन कौन कौन सी टाइप की होती हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन आपने लिखी थी जिसका नाम था वन वेरिएबल इक्वेशन। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x है, y है, z है, p है, जिसकी वैल्यूज बार बार चेंज हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा 7x। अब 7 तो मेरा कांस्टेंट है, 7 की वैल्यू मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन x की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन। और इसी का मैंने सेकंड नाम बोला था आपको जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एंड केवल एक वेरिएबल होगा, दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। सेकंड नंबर पे हमने लिखा था बेटा लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में सब बच्चों ने किया था जितने मेरे वेरिएबल होंगे उतनी मेरी इक्वेशन होंगी। मान लो मेरे दो वेरिएबल हैं 4x + 5y दैट इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मेरे पास दो इक्वेशन होना जरूरी है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशन, अगर n वेरिएबल हैं तो n इक्वेशन। मैंने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। और थर्ड नंबर में मैंने लिखवाया था जी जो आपका चैप्टर है व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप थोड़ा सा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पे जाओगे, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था। उसमें क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, क्वाड्रेटिक का मतलब था कोई भी ऐसी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप हायर क्लासेस में हो जाओगे तो इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे। क्यूबिक क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, 2 वेरिएबल्स क्या होती हैं, 3 वेरिएबल्स क्या होती हैं। लेकिन अभी 10th क्लास में आप केवल इतना मान के चलो, हम आपको 3 ही चीज़ें बताएंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो आ जाएगी ax² + bx + c = 0। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा था जी 2x² + 6x + 9 = 0। यहाँ पे देखो जी x² के साथ क्या दिया हुआ है, 2x², ये a हो गया, + 6x bx, ax² + bx + c = 0। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है
इसको मैं क्या बोलूँगा जी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0, उसको बेटा हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था 9x² + 6x - 4 = 0, बीच में प्लस है, बीच में माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये इसको मैं क्या बोलूँगा जी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो मुझे दिया हुआ है 9x + 8 = 0, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जहाँ पे ax² नहीं आएगा वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैं बोलूँगा नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही। इसी के ऊपर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी, और 4.1 में बेटा आपको बताना था ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्सरसाइज 4.1 का हमने जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आपने बताना था क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 आपने बताना था क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अगर मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगी, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके टोटल मिला के बेटा 8 पार्ट्स हैं। मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट किए थे और आपको बोला था होमवर्क में आप अपने घर में ये सब क्वेश्चन दोबारा से करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको दोबारा, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकता हूँ। आपने पूछा जी क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट दोबारा बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट क्या है जी मेरा? मेरे से पूछा गया है x³ -4x² -x + 1, ये है x - 2 का होल क्यूब। आपने बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप में से सब बच्चों ने नोट किया होगा, हमने लास्ट क्लास में a - b का होल क्यूब फॉर्मूला लिखा था। क्या था? a³ - b³ -3ab × a - b। ये मेरा फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा? क्योंकि राइट हैंड साइड पे मुझे x - 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? x³ -4x² -x + 1। राइट हैंड साइड क्या है? इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मैं मान लेता हूं b। तो पहला क्या होता है जी? a का क्यूब -b का क्यूब -3 × a × b और इंटू में a - b। a - b का होल क्यूब क्या है? हमने इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में भी किया था। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ -3ab × a - b। अब देखो बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, x³ -4x² -x + 1, x का क्यूब करेंगे तो दिस इज x³। 2 का क्यूब होता है जी 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। -3 × 2x क्या हो जाएगा जी? 6x, और ये हो जाएगा x - 2। अब भी मेरी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई है। पहले मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। x³ -4x² -x + 1, ये हो गया x³ -8
6x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x², माइनस 6x को -2 से करूंगा प्लस 12x। अब मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा, तो मैंने क्या किया जी, x³ -4x² माइनस x प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 0। अगर मैं साइड चेंज करूंगा, मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं कि अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। ये मेरा बॉर्डर है इक्वल टू, तो मैं बॉर्डर के इधर क्रॉस करूंगा तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये भी x³ है, ये भी x³ है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। ये है जी मेरा 6x², ये है मेरा 4x², 6 - 4 क्या बचेगा जी, 2x²। ये है मेरा -12x, ये है मेरा -x, -12 और -1 क्या हो जाएगा, -13x। ये हो गया बेटा 8 + 1 9। ये मेरा सॉल्व होके फाइनल आंसर आ गया। अब आपको बच्चों ये बताना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। आप मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, ax² + bx + c = 0। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसको नोट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा है, और जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों से बहुत अच्छी चीज़ पूछी गई है। आप a - b का होल क्यूब भी सॉल्व करोगे और आप इक्वेशन को भी एडजस्ट करोगे, लेफ्ट को राइट में ला जाना है, राइट को लेफ्ट में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। उसके बाद आप बताओगे क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं बेटा। कोई भी पार्ट अगर आपको लग रहा हो नहीं हुआ, मैंने नहीं करवाया, या आपने होमवर्क किया था आपको डाउट आ रहा है, आपका आंसर टैली नहीं हुआ, आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है जी कल आपने 6th पार्ट भी नहीं किया था। मुझे तो बेटा याद नहीं है मैंने कौन सा किया था कौन सा नहीं किया था, तो मैं 6th पार्ट फिर कर देता हूँ। आप देख लीजिए मेरा 6th पार्ट क्या है। थोड़ा कोशिश करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ताकि हम आगे भी बढ़ेंगे। और हमने किया जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है बेटा x² + 3x + 1, और मुझे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर। मुझे बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब आप बोलो जी a - b का स्क्वायर कितने लोगों को मालूम है, a² + b² - 2ab। मेरा ख्याल a - b का होल स्क्वायर हमारे में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला तो 8th क्लास में 9th क्लास में बहुत बारी रिपीट होता है। हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे x² + 3x + 1, राइट हैंड साइड पे a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab x × 2। हमने किया x² + 3x + 1, ये हो गया x² + 4 - 4x। सब को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा, x² + 3x + 1 -x² -4 + 4x = 0। एक x² कैंसिल हो गए,
3x प्लस 4x हो गया बेटा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो आपने बेटा पहले भी पढ़ा था 9th क्लास में। ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें x का स्क्वायर तो है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी अगर मेरा आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने आपको कल बोला था x स्क्वायर आना बहुत ज़रूरी है। अगर x स्क्वायर नहीं आएगा तो मैं इसको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकता। और इसको अगर आप 11th में पढ़ा होगा तो बाइनोमियल बोलते हैं इसको, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिसमें सिंगल टर्म होती है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है इंग्लिश में, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और बायो का मतलब होता है 2। आपने देखा होगा बाईलिंगुअल, कई बोर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखे होते हैं, हम क्या बोलते हैं जी? बाईलिंगुअल। और ट्राई का मतलब होता है 3। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। पॉलिनोमियल मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 से भी ज़्यादा होंगी उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो खैर वो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मेरा आंसर आ जाएगा सिंस इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में फिर दोबारा कर देता हूं क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनेगा। आप स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सबके पास बुक है, पेज नंबर 73। हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, आज भी कर रहे हैं। ये मेरा था जी क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कल आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। वो कह रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रिमेनिंग ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल होंगी। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। लेकिन चारों की चारों साइड इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल की। अगर मेरी चारों साइड्स इक्वल होंगी तो बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा? स्क्वायर। ये सारी की सारी साइड्स मान लीजिए ए के बराबर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? स्क्वायर। जब चारों साइड्स बराबर नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये ऑपोजिट साइड्स बराबर है लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। वो कहते हैं जी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। किसी का ये प्लॉट है ABCD, आपका ये प्लॉट है, इसका जो एरिया दिया हुआ है दैट इज 528 स्क्वायर मीटर कह लीजिए, स्क्वायर यूनिट कह लीजिए, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हमारा है जी 528 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की जो लंबाई है इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। इसकी जो लंबाई है वो इसकी विड्थ से, इसकी ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लो इसकी ब्रेथ है x, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है दैट इज कॉल्ड x। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसके डबल से एक ज्यादा। x का डबल कितना हो जाएगा? 2x, उससे एक ज्यादा। ये कितना हो जाएगा? 2x + 1। अब ये मेरी लेंथ होगी, ये मेरी विड्थ होगी, तो मैं एरिया कैसे निकालता हूं जी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2x + 1 और इसकी वैल्यू कितनी है? x। और ये टोटल कितना है जी? 528 स्क्वायर यूनिट।
अब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 528। और मैंने इसको जब सॉल्व किया 2x² प्लस एक्स माइनस 528 दैट इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नहीं है? ये मेरा आंसर आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। मैं इसको क्या बोलूँगा जी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उन्होंने आपसे पेपर में यही पूछा हुआ है, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। तो आपने बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ला दिया। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में किया था। आज भी मैंने इस क्वेश्चन को फिर कर दिया है, सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जैसे 10th के बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, वो बच्चों को ना कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना जरूरी है। रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एरिया को कैसे डिनोट करेंगे, पेरीमीटर को कैसे डिनोट करेंगे, एरिया किस पर्पस के लिए यूज होता है, पेरीमीटर किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मानेंगे हमारे को मैथ आता है। केवल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को सॉल्व करना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मैथमेटिक्स अच्छा आता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग मेरी तब अच्छी होगी जब मैं कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाऊंगा। आप अपने माइंड में ये सोचो कि आपका कोई छोटा भाई है, आपकी कोई छोटी सिस्टर है, वो आपसे समझती है कि भाई मेरे को बता, तू तो मेरे से बड़ा है, तू तो पढ़ चुका है, बता मेरे को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप उसको बेटा समझा पाओगे ना, लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, एरिया कैसे निकालते हैं, हमने इसको x क्यों माना, हमने इसको 2x प्लस 1 क्यों माना। अगर हम किसी को इस लेवल पे समझा पाएंगे, इसका मतलब है हमारी मैथमेटिक्स की नॉलेज अच्छी है, नहीं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको डे 1 से यही बोला है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। जितनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतने आप मैथ में पावरफुल हो, उतना आपका मैथ के ऊपर होल्ड है, उतना ही आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है। ठीक है बेटा, तो रोज रोज हम ये बात नहीं बोलेंगे, ये वाली बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो। इसका सेकंड पार्ट पढ़ो जी, क्या है, पेज नंबर 74 पे पहुंच गए हम, और मेरा है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, और स्टेटमेंट को एक साथ मत पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसको लिख लो। वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जी कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको लिखा होता है कर्मागत, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए लिखा होता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 8 and 9, 9 and 10। मतलब 2 सीरियल वाइज जो नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ये में क्या होता है जी, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, 3rd के साथ 4th, 4th के साथ 5th, 10th के साथ 11th, 11th के साथ 12th। तो सीरियल में जो 2 नंबर साथ साथ होते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। वो कह रहे हैं जी प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मैं क्या मानता हूं, लेट 2 नंबर्स बी
एक तो मैंने मान लिया x, एक मैं क्या मानूंगा, या तो x + 1 या x - 1। मान लो ये मेरा 10th नंबर है, तो या तो 9th और 10th होना चाहिए या तो 10th और 11th होना चाहिए। हम x के साथ प्लस नेक्स्ट वाला भी मान सकते हैं, उससे पहले वाला मतलब कंजेक्टिव मतलब उसके साथ वाला होना चाहिए। तो हमारे दो नंबर्स हो गए, एक हो गया x, एक हो गया x + 1। वो कह रहे हैं अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, 306। अगर हम इसके प्रोडक्ट करते हैं दैट इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसका मतलब है नेगेटिव वाले नंबर मैंने नहीं लेने, दो पॉजिटिव वाले नंबर लेने हैं। मैंने दो पॉजिटिव वाले नंबर ले लिए, एक x और एक ले लिया बेटा उससे नेक्स्ट वाला। इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 306। अब आप देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, x को x से करूंगा x², x को 1 से करूंगा x, दैट इज 306। अब मैं जब इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा क्या हो जाएगा, x² + x - 306 = 0। अब आपका क्या है जी, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरी, ax² + bx + c = 0। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मैं क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने आपसे यही पूछा हुआ है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लाना है। तो जो मेरे को स्टेटमेंट दी थी बेटा, स्टेटमेंट क्या दी थी, वो कह रहे कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव को मैंने बोला हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। कंसेक्यूटिव कौन होते हैं, 7th and 8th, 8th and 9th, 9th and 10th, दो साथ साथ वाले टर्म्स, उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 306। हमने मान लिया एक टर्म है हमारी x, एक टर्म है हमारी x + 1। एक नंबर है मेरा x, एक मेरा नंबर है x + 1। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 306। तो हम क्या बताएंगे, ये मेरी इक्वेशन बन गई, यही मैंने बनानी थी। नोट करना चाहो तो कर लीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अगली एक्सरसाइज पे आएंगे, कोशिश करेंगे आज हम अगली एक्सरसाइज पे मूव कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं जी, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है। अब हमारी मदर नेचुरली हमसे बड़ी है, तो रोहन की मदर रोहन से 26 years बड़ी है। तो मैंने क्या मान लिया, रोहन की जो एज है वो मान लीजिए x years है। लेट एज ऑफ रोहन इज x years। तो रोहन की जो मदर हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए बेटा, वो हमसे 26 years बड़े हैं। मान लो मेरी एज है बेटा 14 years, तो मेरी मदर की एज कितनी होनी चाहिए, 14 + 26, बिकॉज शी इज एल्डर टू मी बाय 26 years। रोहन की मदर रोहन से 26 years एल्डर हैं। इन्होंने बुक में ओल्डर लिखा हुआ है, इंग्लिश में एक्चुअल वर्ड होता है एल्डर। तो हमारी मदर हमसे 26 years ओल्डर हैं, हमसे बड़ी हैं, हमसे एल्डर हैं। ग्रामेटिकली वर्ड शुड बी एल्डर। आगे वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। देखो जी हमने क्या किया, ये रोहन है और ये रोहन की मदर है। रोहन की जो एज है वो हमने मान लिया जी x years, रोहन की मदर की एज है x + 26 years। आगे देख लो बेटा क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 years के बाद, आफ्टर 3 years, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3। आज कोई भी बच्चा x years का है तो 3 years के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 3। बुक में लिखा हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ।
आज से 3 साल के बाद, आज आपकी जो भी एज है बेटा 3 साल बाद उसमें 3 प्लस हो जाएंगे। सपोज आप आज 14 ईयर्स के हो तो आफ्टर 3 ईयर्स आपकी एज कितनी हो जाएगी? 14 + 3 17। लेकिन मम्मा की भी तो एज बढ़ेगी बेटा। आज मम्मा की एज है x + 26 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के बाद उनकी भी 3 ईयर्स एज बढ़ जाएगी। हर साल उनकी भी एज बढ़ेगी, आपकी भी एज बढ़ेगी। अब वो कह रहे इनकी दोनों का जो प्रोडक्ट आ जाएगा, आपका एज हो जाएगा x + 3, आप रोहन हो, आपकी मम्मा का एज हो जाएगा x + 29। दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 360। आप देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बोला था a + b × c + d। सबको मालूम है पहले a को c + d से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को c + d से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा a है, ये मेरा b है। पहले मैंने a को c + d से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3 को x + 29 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आ जाएगा 360। कहना इसे x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² + 29x + 3x, 3 × 29 87 = 360। अब देखो बेटा x² + 32x + 87 - 360 = 0। हम क्या बोलेंगे जी? x² + 32x - 273 = 0। अब आप बताओ बेटा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैंने क्या किया जी, उन्होंने पूछा था इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ, आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला दिया। जो मेरे को स्टेटमेंट दी हुई थी मैंने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला दिया। स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए। वो कह रहे हैं जी कोई भी रोहन है, जो उसकी मम्मा है रोहन की, वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी है। हमें नहीं पता रोहन की एज कितनी है, हमें नहीं पता रोहन की मम्मा की एज कितनी है। हमने मान लिया जी रोहन की एज है x ईयर्स और रोहन की मम्मा की एज कितनी हो जाएगी? x + 26 ईयर्स। आज से 3 साल के बाद, नेचुरली आज से 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? जितनी प्रेजेंट एज है उससे 3 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगी। रोहन की मम्मा भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, जितनी उनकी आज एज है 3 साल बाद 3 ईयर्स और बढ़ जाएंगे। 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी x + 3, मम्मा की एज हो जाएगी x + 29। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 360 के बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई आपको सबको करना आता ही है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, दिस इज माय आंसर, यही उन्होंने मेरे से पूछा हुआ था। अब देखो जी इसका 4th पार्ट क्या है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 4th पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 4th पार्ट देखो बेटा क्या है। हम लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 4th पार्ट। इससे पहले आप समझो बेटा, ट्रेन की कुछ ना कुछ स्पीड होती है। स्पीड का मतलब होती है डिस्टेंस इन 1 किलोमीटर, डिस्टेंस इन 1 आवर, सॉरी। कोई भी ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लो कोई भी ट्रेन 1 आवर में 60 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब है उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। हम क्या लिखेंगे? 60 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो 5 आवर्स तक ट्रेन चली, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, 5 आवर्स में कितने चल जाएगी? 300 किलोमीटर। अब आप एक चीज देखो जी, मुझे ये बताना है
टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 300। स्पीड कितनी है ट्रेन की? स्पीड थी जी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा है मेरा 5 आवर। यही तो हमने एग्जांपल लिया कि कोई भी ट्रेन है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपसे कोई भी बात करते हैं जी राजधानी एक्सप्रेस की बताओ क्या स्पीड है, तो स्पीड का मतलब क्या है? अगर वो ट्रेन 1 आवर कॉन्टिन्यूसली चलेगी तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 किलोमीटर इज कॉल्ड स्पीड। अब वो ट्रेन हमारी 5 आवर्स तक चली है, तो पहले आवर में 60 किलोमीटर, दूसरे में 60, थर्ड में 60, फोर्थ में 60, 5 आवर्स में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 1 आवर में 60, 5 आवर्स में 300। अब आप देखो जी, मेरे को ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल है 300 किलोमीटर, और ये 5 आवर्स में ट्रेवल किया, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा? स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मुझे कभी भी स्पीड कंप्यूट करनी है तो मैं क्या कहूंगा जी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। 300 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया और 5 आवर्स में किया, इट मीन्स मेरी स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ बेटा, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया इसको कितना आसान एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब ये होता है कोई भी ट्रेन 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ये ऑलवेज किलोमीटर्स में आता है। 1 आवर में ट्रेन 60 किलोमीटर जाएगी तो हम ये कहते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी ट्रेन 1 आवर में 60 किलोमीटर जाएगी तो ट्रेन क्या होगा जी? 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, स्पीड क्या होती है, टाइम टेकन क्या होता है। इट इज क्लियर। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 480 किलोमीटर। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, it would have taken 3 hours more. मैं क्या मान लेता हूँ जी? मैं मान लेता हूँ लेट स्पीड। स्पीड है जी x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है टाइम कितना लगा होगा? टाइम लगा होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड इतने आवर्स मेरे लगे होंगे। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, कितनी स्पीड पे ट्रेन चली है? x किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो कितनी स्पीड होती? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे 3 आवर्स फालतू लगते। तब मेरे आवर्स कितने लगते? 480 अपॉन x प्लस 3, और टोटल डिस्टेंस तो मेरा तब भी यही रहता। अब दोबारा देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया है? 480 किलोमीटर। हमें नहीं मालूम है कितनी स्पीड पे ट्रेन चल रही थी, हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन चल रही थी। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। देखो ऊपर आपने समझा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड क्या हो गया? टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम क्या हो गया? स्पीड। तो कितना टाइम लगा होगा? इतने आवर्स लगे होंगे।
अब वो कह रहे जी अगर मेरी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, मतलब स्पीड कितनी थी x, अगर कम होती तो कितनी स्पीड हो जाती x माइनस 8, तो टाइम कितना लगता, जितना टाइम अब लगा है उसके 3 किलोमीटर ज़्यादा, उससे 3 आवर्स ज़्यादा लगता, तब जाके मेरा ये डिस्टेंस ट्रेवल होता। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं करूँगा x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 480। इसको मैं सॉल्व करके इक्वेशन बनाऊंगा, आप पहले नोट कर लीजिए। ये मेरा पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, आप नोट कर लीजिए, प्लीज मेक ए नोट, आई विल प्रोसीड फर्दर। देखो बेटा हमने नेक्स्ट क्या किया, x माइनस 8 हमें दिया हुआ है x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x और प्लस में 3, ये दिया हुआ है जी 480 के बराबर। मैं क्या करता हूं जी, x माइनस 8 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से x एलसीएम ले लिया 3 के अपॉन 1, अगर मैं एलसीएम लेऊंगा तो x को x से डिवाइड करेंगे 1 को 480 से करेंगे, प्लस 1 को x से करेंगे x, इसको 3 से करेंगे 3x दैट इज इक्वल टू 480। अगर हम करेंगे x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जी 480x। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू सी प्लस डी, पहले x को 480 प्लस 3x माइनस 8 को 480 प्लस 3x और दिस इज इक्वल टू 480x। हमने क्या किया बेटा, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 को करेंगे 0, 8 8 जा 64, 6 आ गया 38, माइनस 8 को करेंगे माइनस 24x दैट इज इक्वल टू 480x। हम क्या करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहले हायर पावर को लिखते हैं, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं, 3x स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, देन आई कैन राइट 480x, देन आई कैन राइट माइनस 24x माइनस 3840, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा 480x दैट इक्वल टू 0। अब देखो जी 480x प्लस है, 480x माइनस है, सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 24x और माइनस 3840 दैट इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया जी, दिस इज द इक्वेशन जो मुझे फॉर्म करनी थी। आप बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप देखो प्यारे बच्चे ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना था, दैट वाज माय प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 4.1 के 100% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। आपने केवल इतना करना है, इसको अपने फेयर रजिस्टर पे जो आपने फाइनल बना रखा है उसके ऊपर हर एक क्वेश्चन को अपने आप करना है। जहाँ पे आपको डाउट लगेगा आप अपने YouTube चैनल पे जाके L&S के हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ जाके स्लो स्पीड से देख भी सकते हैं, आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। आप मेरे से पूछना चाहो अगली क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे उसको हम लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x।
मेरे को दिया हुआ था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मुझे बताना है x की वैल्यू क्या होगी। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वी हैव गॉट टू मेथड्स। आप लिखते जाओ बेटा, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म के फैक्टराइजेशन करने हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और एक हमारा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है बेटा 4.2, ये सारी इसी पे बेस्ड है, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 हमारी इसी बेस पे है। और हमने एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड पे सॉल्व करना है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, वो कह रहे हैं जी x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म करता हूं तो मेरे a की वैल्यू कितनी है, ax²। a की वैल्यू हो जाएगी 1। b का कॉफिशिएंट क्या है, इसके साथ जो दिया होता है कॉफिशिएंट, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट की वैल्यू है -3। c की वैल्यू क्या होती है जी, -10। वो कहते हैं जी आप -10 के, या मैं बोलता हूं जी 10 के फैक्टर कर लीजिए। जब मैं c के फैक्टर करने होते हैं, जब मैं 10 के फैक्टर करता हूं, पहला हो जाएगा जी 10 × 1, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा जी 5 × 2। एक फैक्टर होगा 10 × 1, एक होगा 5 × 2। अगर मैं इसको करूंगा, अब वो कह रहे हैं इसका जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए -3। b जो है सम होना चाहिए। तो 10 और 1 का तो क्या हो जाएगा जी, या तो 11 बनेगा फैक्टर सम करूंगा तो, या कहीं माइनस लगा दूंगा तो 9 बन जाएगा। इसको क्या करता हूं जी, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो क्या होना चाहिए मेरा, -3। तो क्या मैं -3 को लिख सकता हूं, मैंने लिखा जी -3 की जगह प्लस में -5 + 2, क्योंकि -5 + 2 करूंगा तो -3 हो जाएगा, इंटू x - 10 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जो हमारी मिडल वाली टर्म है आपने उसको स्प्लिट करना है। सबसे पहले c के फैक्टर बना के देख लो, या तो 10 × 1 बनेगा या 5 × 2 बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं। तो 10 और 1 को अगर मैं ऐड करूंगा या तो 9 आ जाएगा या तो 11 आ जाएगा, कहीं प्लस माइनस लगाऊंगा। मैंने क्या किया जी, इसको ले लिया, मुझे -3 चाहिए था, -5 + 2। अब देखो जी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x², x को -5 से करेंगे -5x, x को 2 से करेंगे 2x, -10 इक्वल टू 0। इन दोनों को कर लेता हूं, इन दोनों को कर लेता हूं, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x -5, इधर से 2 कॉमन आ गया, x -5, इन दोनों में से x -5 कॉमन आ गया, इधर से x + 2 आ गया 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। a × b की वैल्यू 0 तभी आती है, या तो हमारा a 0 हो या तो हमारा b 0। तो मैंने मान लिया जी या तो हमारा a 0 है या तो हमारा b 0 है। अगर a 0 है तो x की वैल्यू क्या मानूंगा मैं, 5। अगर मेरा b 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज आपकी 2 वैल्यू जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन।
रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है जो मेरी x की दो वैल्यू जाएंगी उनको मैं वैल्यू ऑफ x भी बोल सकता हूं और रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकता हूं। तो या तो मेरे से पूछा जाएगा फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैं कहूंगा जी एक 5 एक -2, या मेरे से पूछा जाएगा कि या मेरे से पूछा जाएगा रूट्स बताओ, या मेरे से पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या मेरे से पूछा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन। मैं जो कुछ भी करूंगा एक ही मतलब है उसका, चाहे मैं रूट्स निकालूं चाहे मैं। तो हमने क्या किया जी, आप ये मान लीजिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, हम नेक्स्ट क्लास में 4.2 को स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे कैसे फैक्टर करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हमारी क्लास कब कब होती है, इट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब हम आपको मिलेंगे ट्यूसडे एट 3 PM विद ऑल द क्वेश्चंस कंप्लीटेड। कैन आई एक्सपेक्ट कि आप 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और 4.2 के भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ट्राई करने में कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो हो सकता है सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सी यू ऑन ट्यूसडे।